इसके लिए आप देखेंगे कि जैसे इस वायर के अंदर करंट गया और इस वायर ने अपने चारों साइड चुंबकीय क्षेत्र बना लिया, मतलब ऐसा क्षेत्र कि इसके अंदर कोई व्यक्ति आ गया इतने एरिया में तो ये वायर उसको अपनी ओर खींच लेगा। इसलिए कहते हैं करंट किसी किसी को दूर से खींच लेता है। अगर मान लो इस वायर में करंट बहुत कम जा रहा है, जैसे कि हमारे घर पे करंट आता है, कितनी सप्लाई आती है घर पे आपको पता है? लगभग 250 वोल्ट, 250 वोल्ट। तो हमारे घर पे करंट बहुत कम आता है। ये घर वाला जो करंट होता है वो ज्यादा दूरी से किसी को नहीं खींच पाता है। उसको तो आप टच करोगे, उससे हाथ मिलाने की कोशिश करोगे तभी वो आपको खींच पाएगा। घर वाला करंट ज्यादा दूरी से नहीं खींच पाता किसी को। तो फिर कौन सा वाला करंट ज्यादा दूरी से खींचता है? आपने देखा होगा गली मोहल्लों में रोड पे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं और ट्रांसफार्मर के पास एक लाइन आती है जिसमें 3 वायर होती है, जिस लाइन को हम बोलते हैं 11 केवी लाइन, 11 किलोवाट वाली लाइन, 11 केवी की लाइन। अगर वो देखेंगे वो लाइन अगर ये है और उसमें तो ज्यादा वोल्टेज है, इसका मीन्स होता है 11,000 वोल्टेज। वैज्ञानिक नंबर हमने आप लोगों को पढ़ा है, किलो का मतलब 1000, यानी कि 11,000 वोल्ट। तो इसके अंदर तो वोल्टेज ज्यादा है और इसके अंदर ज्यादा वोल्टेज है, तो इसका मतलब ये वाला करंट ज्यादा दूरी से किसी इंसान को खींच सकता है। अब इसका जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा 11 केवी वाले का, वो थोड़ा सा बड़ा बनेगा या ज्यादा बनेगा। ये करंट ज्यादा दूरी से किसी इंसान को खींच सकता है। फिर एक और होती है सबसे ज्यादा पावरफुल लाइन, जो कि आप देखते हैं कि जहां पर पावर प्लांट होता है, जहां पर लाइट बन रही है, वहां से स्टेशन पे, शहर के स्टेशन पे लाइट भेजी जाती है। अपने वहां ग्वालियर के हाईवे से बाहर से निकली हुई है, झांसी हाईवे से आपने देखा होगा, तो उसमें आप देखेंगे वो लाइन होती है 33 केवी की, जो मेन लाइन होती है सबसे बड़ी। कितने की होती है? 33 केवी, मतलब कि 33,000 वोल्ट इतनी। अब ये ज्यादा पावरफुल लाइन है, तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका जो एरिया बनेगा, इसका जो क्षेत्र बनेगा, वो और ज्यादा बड़ा बनेगा और ये और ज्यादा दूरी से किसी इंसान को खींच पाएगी, क्योंकि ज्यादा पावरफुल है इसलिए इसका एरिया ज्यादा बड़ा बनेगा, ये स्ट्रांग भी होगी और ये ज्यादा दूरी से किसी इंसान को खींच पाएगी। जैसे मान लो इसका एरिया इतना बड़ा बन गया। ये कितने का एरिया है? 33 किलो वोल्ट वाली लाइन का है। तो आप देखते हैं कि जब किसी वायर के अंदर, किसी चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वो तार अपने चारों साइड एक ऐसा क्षेत्र तैयार कर लेता है, एक ऐसा एरिया तैयार कर लेता है कि उतने एरिया में, उतने क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति आ गया तो वो तार, यानी उसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा उस व्यक्ति को खींच लेगी। और उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। क्यों कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र? क्योंकि ये तार चुंबक की तरह किसी इंसान को खींच लेता है। कितनी दूरी से खींच पाएगा? तो जितना ज्यादा पावरफुल करंट होगा, जितना ज्यादा करंट जा रहा होगा, उतनी ज्यादा दूरी से किसी को खींच पाएगा। जैसे घर वाला वोल्टेज बहुत कम होता है 250, तो वो तो खींच ही नहीं पाता ज्यादा दूरी, वहां तो आप उसके कांटेक्ट में आएंगे तभी खींच पाएगा। 11 केवी वाली लाइन होती है तो थोड़ा दूर से करंट का वायर किसी को खींच सकता है। और 33 केवी वाली लाइन होती है तो इसके लिए तो आप नॉर्मल मान के चलो लगभग 3 फीट, आपको 33 केवी की लाइन से लगभग 3 फीट की दूरी से और ज्यादा ही दूर रहना चाहिए, कि उसकी रेंज होती है कि लगभग 3 फीट की दूरी से किसी को खींच लेता है। तो आप समझ गए होंगे कि हमें इससे कितना ज्यादा दूर रहना चाहिए। कई बार सुना भी होगा किसी ने कि करंट ने, कोई हाई टेंशन लाइन थी, उसने किसी इंसान को दूर से खींच लिया, कुछ गैप हो, ज्यादा नजदीक हो तो खींच लेता है। तो ये क्या है कि जब किसी तार के अंदर विद्युत धारा गई तो उस तार ने अपने चारों साइड चुंबक जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र बनाना शुरू कर दिया। इसे हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसके बारे में आपको पता है किसने बताया था? इसके बारे में वैज्ञानिक थे ऑस्ट्रेड, उन्होंने बताया था। ये पूरी कहानी किसने बताई थी? ऑस्ट्रेड ने बताई थी। तो ये चीज हम इसके अंदर यूनिट 3 के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे कोई चालक तार या कोई करंट किसी इंसान को दूर से खींचता है और कितनी दूरी से खींच सकता है। ये इस यूनिट 3 के अंदर पढ़ेंगे। और इससे नुकसान तो है, ये तो आप लोग देख ही रहे हैं
कि कोई इंसान को अगर करंट दूरी से खींच रहा है तो ये तो नुकसानदायक बात है, लेकिन हर चीज से अगर कुछ नुकसान होता है तो कुछ फायदे भी होते हैं और उनका कुछ उपयोग किया जाता है फायदों का। तो ऐसे इससे नुकसान है तो इससे कुछ फायदे भी हैं, इसके कुछ उपयोग भी हैं, वो उपयोग हम इस यूनिट 3 में पढ़ेंगे। ठीक। दूसरी बात, चुंबकत्व के बारे में बात करें, इतना पूरा हो गया। अब एक टॉपिक दूसरा है चुंबकत्व। तो इसके बारे में हमने कल आपको लिखवा भी दिया था कि अगर किसी पदार्थ के अंदर चुंबक जैसे गुण आ जाए तो कहेंगे चुंबकत्व आ गया। जैसे इसी को ले लो, इस तार के अंदर वैद्युत धारा गई और इसने अपने आसपास क्या बना लिया, चुंबकीय क्षेत्र बना लिया, लोगों को अपनी ओर खींचना स्टार्ट कर लिया। तो अब ये क्या काम कर रहा है, ये चुंबकत्व का काम कर रहा है, इसके अंदर चुंबकत्व आ गया है, तभी तो इसने चुंबकीय क्षेत्र बनाया है। क्या आ गया है, चुंबकत्व आ गया है। तो ये चुंबकत्व किस किस के अंदर आता है और कैसे कैसे आता है वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ तो पर्सनालिटी ऐसी होती है, कुछ बच्चे इतने अच्छे होते हैं, कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं जिनसे आपने देखा होगा, जिनसे कभी बोर नहीं होते हैं, जिनसे बात करने का मन करता है, बात करते जाओ कोई दिक्कत नहीं, कोई बोर नहीं होता है उनसे। होते हैं कुछ बच्चे ऐसे, तो उनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, चुंबकत्व वाली, मैग्नेटिज्म वाली, दूसरों को अपनी ओर अट्रैक्टिव करने वाली प्रॉपर्टी है। तो ये होता है चुंबकत्व, जो दूसरों को अपनी ओर अट्रैक्टिव कर सके। अब हम देखते हैं इसके बाद यूनिट 4 के बारे में। ये कल समझाने के बाद भी आज हमने फिर से इसलिए थोड़ा सा बताया क्योंकि यूनिट 4 इसी से जुड़ी हुई है। और चुंबकत्व तक हमने कल इस पे क्वेश्चन लिखवा भी दिए थे आप लोगों को कि चुंबकत्व किसे कहते हैं, है ना। अब हम देखते हैं यूनिट 4 के बारे में। तो यूनिट 4 का नाम हमने कल आप लोगों को बताया था वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा, ये होता है इसका हिंदी नेम यूनिट 4 का, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दोनों चीजें सीखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये वही वाला इंडक्शन है जो आप लोग सोच रहे हैं। इंडक्शन कौन सा वाला, इंडक्शन नाम सुना है, खाना बनाते हैं इंडक्शन पे, ये वही वाला इंडक्शन है। वो इंडक्शन इसलिए बना है कि फिजिक्स में ये है, अगर ये फिजिक्स में हम नहीं होता तो आज हम उस इंडक्शन को नहीं पढ़ पाते। वो इंडक्शन इसी की वजह से बना है, समझ गए। तो आप देखेंगे यहाँ, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट। कल हमने इसका चार्ट आप लोगों को भेज दिया था, शायद आप लोगों को मिल गया होगा चार्ट, आप लोगों ने देख लिया होगा। पूरे सिलेबस का कंप्लीट चार्ट हमने ग्रुप में सेंड कर दिया था कि जिससे आप लोग वहां से नोट कर सकें। और वो चार्ट हमारा हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में था। और ये नोट्स जो हम बनाते हैं वो खुद हम नोट्स बनाते हैं, और हमारी खास बात ये है कि हम हर साल अपने नए नोट्स बनाते हैं, पुराने नोट्सों से कभी काम नहीं चलाते हैं। हर साल नए नोट्स अपडेट करते हैं, पर डे नोट्स बनाते हैं। हर साल उन नोट्सों में कुछ कमियां हैं तो उन्हें दूर करते हैं और उनके अंदर नई चीज़ें जोड़ते हैं। जितना हो सके अच्छे से अच्छा हर साल बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा वो नए नोट्स थे जो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आपका पूरा सिलेबस जिसमें हमने दिखाया था, कल आपको मिल गए होंगे, है ना। तो आप देखेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। अब हम बात करते हैं पहले इतने टॉपिक की, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो आप बिल्कुल समझेंगे कि इसका जस्ट उल्टा होता है। कुछ अक्सर लोग कहते ही हैं, जो लोग साइंस ग्रुप से नहीं होते हैं वो ज़्यादातर ऐसा कहते हैं, साइंस ग्रुप वाले थोड़ा सा समझते हैं, कहते हैं कि साइंटिस्ट पागल होते हैं। तो बस ऐसी कहानी कुछ यहाँ पर है। ऑस्ट्रेड ने बताया था कि जब किसी ये तार के अंदर वैद्युत धारा जा रही है तो इस तार के चारों साइड क्या बन रहा है, एक ऐसा क्षेत्र बन रहा है कि इस क्षेत्र में कोई व्यक्ति आ जाएगा
तो ये तार उसको अपनी ओर खींच लेगा, चुंबक की तरह खींच लेगा। इसलिए इस तार को हमने बोला था चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी, इसलिए इस क्षेत्र को हमने बोला था चुंबकीय क्षेत्र। तो ये हम सीखते हैं यूनिट 3 में, जो कि ऑस्ट्रेट ने बताया था कि किसी तार में वैद्युत धारा जाए, मतलब कि करंट जाए, तो करंट की वजह से उसके चारों ओर क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ये यूनिट 3 में सिखाया जाता है। अब यूनिट 4 क्यों बनी, तो एक वैज्ञानिक थे माइकल फैराडे, आप लोगों ने नाम सुना होगा, और उन्होंने उल्टा दिमाग चलाया। क्या उल्टा दिमाग चलाया? उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेट कहता है कि किसी तार में वैद्युत धारा जाए या करंट जाए तो उस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है, या चुंबक जैसा व्यवहार होता है, वो तार दूसरों को अपनी ओर खींचता है, तो वैद्युत धारा यानी कि करंट के कारण चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ये ऑस्ट्रेट का कहना है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत धारा बन जाए? जब वैद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र बन सकता है तो फिर इसका उल्टा क्यों नहीं हो सकता? चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत धारा क्यों नहीं बन सकती है? सोचने वाली बात है। और फिजिक्स तो इस बात को कहती भी है। फिजिक्स के पिता सर आइजैक न्यूटन अपने गति के तीसरे नियम में कहते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कि कोई काम जितना सीधा होता है दुनिया में, उतना वो काम उल्टा भी होता है। किसी चीज से जितना नुकसान है तो उससे कुछ ना कुछ फायदा भी जरूर है, और अगर फायदा है तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ नुकसान भी जरूर है। तो इस तरह से उसने सोचा फैराडे ने कि जब वैद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है तो फिर चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत धारा क्यों नहीं बन सकती, उल्टा काम क्यों नहीं हो सकता। और अगर चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत धारा बन जाए तो करंट बनाने की हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। क्योंकि आज के दुनिया में, आज के वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है। पता नहीं लोग कैसे कैसे करंट बनाते हैं। हमारे यहाँ आपको पता है करंट पानी से बन करके आती है, देखा होगा डैम पे बनती है, मड़ीखरा डैम पे, है ना। पवन से बनती है, पानी से कैसे बनती है वो इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे उसको, है ना। पवन से, हवा से बनती है, पवन चक्की से, कोयले से बनती है, बहुत सारे तरीके होते हैं लाइट करंट बनाने के, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के। तो उसने कहा ये समस्या खत्म हो जाएगी कि जब करंट से चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, मतलब कि वैद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र से भी वैद्युत धारा बनना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र से भी करंट बनना चाहिए। अब उसने क्या किया फैराडे ने कि उसने एक तार लिया, ये तार है सिंपल, और इस तार में करंट नहीं दिया, इस तार में करंट नहीं क्यों देंगे, करंट तो उसे बनाना थी ना, तो वो देगा क्यों, उसे तो बनाना है। और इसके पास क्या हुआ, एक चुंबक लेकर के गया। क्या लेकर के गया इसके पास? चुंबक। सब बच्चे जानते हैं चुंबक में 2 पोल होते हैं, और अभी 12th क्लास में आप पढ़ेंगे तो सीख जाएंगे, वैसे 8वीं क्लास में पढ़ चुके होंगे। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब वो चुंबक लेकर के इस तार के पास गया, उसने सोचा ये चुंबक है, इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र तो होगा ही आसपास, और इस चुंबकीय क्षेत्र से इस तार के अंदर करंट बनना चाहिए, क्योंकि जब करंट से चुंबकीय क्षेत्र बन रहा था तो चुंबकीय क्षेत्र से करंट बनना चाहिए। ऐसा किसने सोचा? ऐसा माइकल फैराडे ने सोचा। लेकिन हुआ कुछ नहीं। इस चुंबक को ले जाने से, इस तार के पास ले जाने से इस तार में करंट नहीं बनी। तो फिर क्या हुआ? वो बहुत परेशान हुआ। उसने इस चुंबक को घुमा के भी लेकर के गया, दक्षिणी ध्रुव इधर ले गया, उत्तरी ध्रुव इधर ले गया। उसने सोचा शायद अब बन जाए, तब भी नहीं बनी। उसने चुंबक को हर तरह से घुमा करके, उसने तार को हर तरह से चेंज करके दे लिया, लेकिन इस तार के अंदर वैद्युत धारा नहीं बना पाया। पर वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ था। कहानी तो बहुत लंबी है उसकी, जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तभी बताएंगे, अभी तो बस इंट्रो ही दे रहे हैं। लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ था। तब उसने गुस्से में आकर के चुंबक को फेंक दिया। उसने कहा अब मैं ये एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा। काफी सालें गुजर गई थी। कहा जाता है इस एक्सपेरिमेंट में माइकल फैराडे 1000 बार फेल हुआ था। कितनी बार फेल हुआ था? 1000 बार। इसका मतलब नहीं कि फिक्स 1000 बार, 1000 से और ज्यादा बार, कई बार फेल हो चुका था। 1000 बार से ज्यादा बार फेल हो चुका था। तब गुस्से में आकर के उसने हार के क्या काम किया, इस मैग्नेट को, चुंबक को फेंक दिया। और जब चुंबक को फेंका, और ये चुंबक उसने ऐसे टेबल पे फेंका था डाइस पे, तो उसने देखा एक वायर, एक तार था जिसके यहाँ से चुंबक
घूमती हुई गति करती हुई गुजरी, तब उस तार के अंदर करंट अचानक से बन गया। अब सोचो, आप सोच रहे हो माइकल फैराडे ने क्या कर दिया। अगर चुंबक पहले ही फेंक देता तो करंट बन जाता पहले ही। 1000 बार से ज्यादा बार फेल होने के बाद जब वो बहुत परेशान हुआ, तब उसने कहा मैं इस एक्सपेरिमेंट को नहीं करूंगा क्योंकि सफल नहीं हो रहा है, इसलिए तो उसने मैग्नेट को फेंक दिया। अब आप जानते हैं, ये मान लो सपोज दैट ये टेबल है, इस पर मैग्नेट को ऐसे फेंकें तो मैग्नेट ऐसे मोशन करते हुए आगे जाएगी, फिसलते हुए आगे जाएगी, स्लिप होते हुए, और इधर साइड से कोई वायर रखा हो तो वायर में करंट बन गया। जैसे कि इस वायर के पास से मैग्नेट ऐसे गुजरे, ये वायर आप देख रहे हैं, ये वायर रखा है, और सपोज दैट मान लो मैग्नेट गोल वाली हो जो स्पीकर में लगती है, आप लोगों ने देखा होगा, गोल मैग्नेट यहाँ से गुजरे गति करती हुई, तो इस वायर के अंदर करंट बन गया। और जब इस वायर के अंदर करंट बना, उसी से पता चला कि करंट बन गया, तो वो तो यहाँ पर मीटर लगा हुआ था, अमीटर जिसे बोलते हैं, इसके बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो अमीटर का कांटा अपने आप ऊपर उठ गया जब करंट बना, तो उसने कहा अरे करंट बन गया। उसने फिर वो क्या हुआ, उस मैग्नेट को ऐसी नॉर्मल उसके पास तार के पास लेके गया, तो फिर से करंट नहीं बना, फिर वो फ्लॉप हो गया। उसने कहा चक्कर क्या है, अभी मैंने गुस्से में मैग्नेट को फेंका, चुंबक को फेंका, तब तो इस वायर में करंट बन गया, लेकिन जब मैं इसको इसके पास लेके जा रहा हूँ फिर से तो नहीं बन रहा है। उसने कहा मैं इसी चीज को, इस ड्रामे को दोबारा से करता हूँ। तभी तो बोलते हैं कि वैज्ञानिक पागल होते हैं। उसने क्या काम किया, मैग्नेट को लिया और फिर से वैसे ही फेंका गुस्से में जैसा पहले फेंका था, और जब मैग्नेट फिर से यहाँ से स्लिप होती हुई, यहाँ से स्लिप होती हुई ऐसे गति करती हुई गई, तो आप देखेंगे जब मैग्नेट इस तार के पास से ऐसे घूमती हुई गई, स्लिप होती हुई, तब इसके अंदर फिर से करंट बना। तब उसे एक चीज समझ में आई कि जिस तरह वैद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र बनता है, उस तरह चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत धारा भी बन सकती है, और बन सकती नहीं, बनती ही है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि चुंबक गति करती हुई जाए इस तार के पास से, तब इस तार के अंदर वैद्युत धारा बनेगी। या फिर मान लो चुंबक गति करना नहीं चाहती है, उसका मन नहीं है गति करने का, तो ना करे, लेकिन फिर ये तार गति करे। दो, हाँ कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? शिवा त्रिपाठी क्या हुआ? हाँ, तो यहां देखा फैराडे ने, माइकल फैराडे ने, कि कुछ भी हो, किससे? चुंबकीय क्षेत्र से। चुंबकीय क्षेत्र से करंट तो कुछ भी हो, आप कोई बच्चा बोले नहीं, डिस्टर्ब ना करें, बस सामने देखो आप लोग बोर्ड पे। कुछ भी हो, चुंबकीय क्षेत्र से करंट तो बनेगा, लेकिन कंडीशन एक ही है कि दोनों में से कोई एक चलना स्टार्ट कर दे, या तो चुंबक चले या फिर तार चले, दोनों में से कोई एक चलना स्टार्ट कर दे तो करंट पक्का बनेगा, है ना। अब इसको लेकर के फिर जब एक खोज हो गई, तब फैराडे ने बहुत सारे नए नए यंत्रों का आविष्कार किया, बहुत सारी नई नई चीजें बनाई, जैसे डायनेमो, जनरेटर, आर्मेचर, और बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रिक मोटर, चाहे पंखे की हो चाहे कूलर की, सबकी। ये सब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की ही देन है। अगर ये नहीं होता तो आज ये नहीं होते। आप लोग जानते हैं जनरेटर चलता है तब लाइट बनती है ना। अगर जनरेटर घूमना बंद कर दे, चलना बंद कर दे, तो क्या लाइट बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। ये किसका है? हाँ, अगर आर्मेचर घूमना बंद कर दे तो क्या लाइट बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। अगर डायनेमो घूमना बंद कर दे तो क्या बेटा डिस्टर्ब ना करें। अच्छा, करंट यानी कि जरूर बनेगा। यहाँ माइकल फैराडे बता चुके थे, अपने प्रैक्टिकल में सीख चुके थे कि जब चुंबक और किसी तार के बीच में गति होती है तो उस तार के अंदर जरूर इलेक्ट्रिक करंट बनता है। लेकिन ये जो गति हो रही है चुंबक और तार के बीच में,
इस गति को हिंदी में बोलते हैं आपेक्षिक गति, और एक वर्ड है तुलनात्मक गति, क्योंकि एक दूसरे की तुलना में गति हो रही होती है। तो यहाँ हम देखते हैं जब एक चुंबक और एक तार के बीच में गति हुई तो इस तार के अंदर करंट यानी वैद्युत धारा जरूर बनेगी, चाहे फिर ये तार गति करे या फिर ये चुंबक गति करे, दोनों में से कोई भी गति करे, करंट इस तार के अंदर बनेगा। तो माइकल फैराडे ने अपने मन की इच्छा पूरी कर ली, उसने चुंबकीय क्षेत्र से इलेक्ट्रिक करंट को बना करके दिखा दिया, उसने ऑस्ट्रेड का अपोजिट काम करके दिखा दिया। और इसी वजह से अभी हम बता रहे थे आप लोगों को कि जनरेटर, डायनेमो, आर्मेचर, ये सारी चीजें आज दुनिया में हैं। अगर ये नहीं होता तो आज ये सारी चीजें दुनिया में नहीं होती, क्योंकि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ही कार्य करती हैं। अब इसके लिए कुछ एग्जाम्पल हम आप लोगों को बताते हैं। वैसे तो जब ऑफलाइन क्लास होती है तब हम प्रैक्टिकल बच्चों को दिखाते हैं, इस बार के बच्चों को ज़्यादा नहीं दिखा पाए थे जो इस बार का बैच था उनको, क्योंकि इस बार 12th सिलेबस करवाने में लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि मार्च में एग्जाम होंगे, एग्जाम अभी तक नहीं हुए। तो अब आप देखेंगे कि ये आपके सामने डायनेमो है, अभी हम आपको डायनेमो दिखा रहे हैं, एक सेकंड रुकिए। हाँ, ये आपके सामने डायनेमो है। बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो मोटर है, डायनेमो कहाँ है, दिख रहा है? ये डायनेमो है आपके सामने। ये डायनेमो छोटे बच्चों के खिलौने में निकलता है, खिलौने होते हैं, कार वार होती है रिमोट वाली, उनमें निकलता है। ये मोटर ही है और इसके दोनों नाम हैं, एक डायनेमो और दूसरा नाम है इसका मोटर। इसके नाम इसके काम के आधार पर रखे गए हैं। जब आप यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दोनों जगह पर आप बैटरी या सेल को कनेक्ट करके इस मोटर को चलाते हैं, तब ये मोटर चलती है और मोटर का काम करती है, तब इसे मोटर कहेंगे, डायनेमो नहीं कहेंगे। तनु कुछ बोल रहे थे शायद आप, अगर कुछ बोल रहे हैं तो मैसेज कर देना बेटा, ठीक है? तो यहाँ आप देखेंगे कि ये दोनों ये इसके इनपुट हैं। यहाँ पर आप सेल या बैटरी कनेक्ट करके इसे आप चलाएंगे और ये सेल या बैटरी से मोटर चल रही है, घूम रही है, तब आप इसे ओनली मोटर ही कहेंगे, इसे आप डायनेमो नहीं कहेंगे। ये डायनेमो नहीं है उस समय। तो फिर डायनेमो कब होगा? जस्ट उल्टा काम हो जाए। अभी हम इसको सेल या बैटरी से करंट दे रहे थे और ये मोटर चल रही थी, अब हम उल्टा काम करें। हाँ, तो इसे आप देख रहे हैं। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, जल्दी से तनु आ जाओ लौट के रिज्वाइन करके, इसको हम समझाएं आगे जिससे। तो आप देखेंगे बेटा ये मोटर है और इसे मोटर कब बोलते हैं और डायनेमो कब बोलते हैं, कब माइकल फैराडे के नियम पर काम करता है, कब ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण को दिखाता है, वो देख रहे थे हम। तो हम बता रहे थे आप लोगों को कि आपने इस पे सेल, यहाँ सेल के वायर या बैटरी के वायर कनेक्ट कर दिए और सेल या बैटरी से इसको करंट दिया और करंट देने के बाद ये चलना स्टार्ट हो गई, घूमना स्टार्ट हो गई, तो हम इसे कहेंगे मोटर है और अभी ये मोटर का काम कर रही है। तो फिर इसे डायनेमो कब कहेंगे? इसे डायनेमो कब कहा जाएगा? जब हम इससे उल्टा काम करवाएं। उल्टा काम क्या करवाएं? इससे उल्टा काम करवाएं, जब हम इससे उल्टा काम ये करवाएं कि आप देखेंगे यहां पर कि इसे हम करंट दें नहीं, उल्टा इससे करंट लें। तो इससे करंट कैसे लेंगे उल्टा? तो आप देखेंगे ये मोटर है, इसे हम ऐसे हाथ से घुमाएं ऐसे, और यहाँ पर इसे सेल से कनेक्ट ना करें क्योंकि हमें करंट देना नहीं है, इससे करंट लेना है, उल्टा काम करना है। कोई दो वायर यहाँ कनेक्ट कर लें, किसके? सपोज दैट छोटा एलईडी बल्ब होता है, उस एलईडी बल्ब के दो वायर यहाँ कनेक्ट कर लें, और वो भी हम करके दिखाते हैं, जला के दिखाते हैं एक्सपेरिमेंट में, जब चैप्टर होगा तब हम दिखाएंगे जला के। तो दो वायर यहाँ एलईडी बल्ब के कनेक्ट करें और फिर इस मोटर को घुमाएं किसी भी माध्यम से। थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करना है तो हाथ से घुमा दें, जब हम क्लास में प्रैक्टिकल करवाते हैं तब तो हाथ से ही घुमाते हैं। तो इस तरह से हाथ से घुमाएं, और जब आप हाथ से इस मोटर को घुमाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ जुड़ा हुआ एलईडी बल्ब अपने आप जलने लगेगा। कब? जब ये मोटर घुमाएंगे तब अपने आप जलने लगेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने मोटर को घुमाया तो मोटर के घूमने से करंट बनी और उस करंट से एलईडी बल्ब जलता है। इस पोजीशन में
ये मोटर क्या कर रही है, करंट बना रही है जिससे एलईडी बल्ब जल रहा है, तब इसे हम क्या कहेंगे, तब इसे हम कहेंगे डायनेमो। क्या कहेंगे, डायनेमो। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये करंट बना रही है, इसलिए इसे डायनेमो कहेंगे। अक्सर छोटे बच्चे इसे साइकिल में लगा लेते हैं, देखा होगा, बहुत सारे लड़कों ने किया भी होगा आप लोगों में से। साइकिल में रिम के पास लगाते हैं, फिर ये पहिए से घूमती है मोटर और ये बल्ब जलता है, कनेक्शन कर लेते हैं, बल्ब जलता है, और वही बच्चे इसको डायनेमो बोलते हैं। तो सोचने वाली बात है कि ये करंट बना कैसे लेती है, जो खुद करंट से चलने वाली चीज है वो करंट बनाती कैसे है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से ही ये करंट बनाती है, इसी से ये करंट बनाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से। तो फिर इससे कैसे बनाती होगी, तो हम इसे दिखाते हैं आप लोगों को। हमने बताया था ना, माइकल फैराडे ने क्या कहा था कि जब एक चुंबक और तार दोनों के बीच में कोई एक गति करे तो करंट बन जाएगा। तो आप देखिए ये डायनेमो है, अंदर से खोल दिया हमने आपके सामने। ये क्या दिख रहा है, इसके अंदर वाली साइड दिख रहा होगा, दिख रहा है मैग्नेट, अंदर की साइड मैग्नेट दिख रहा है, कॉर्नर पे लगा हुआ है गोल गोल ब्लैक कलर का मैग्नेट लगा हुआ है अंदर की साइड। और इस मैग्नेट के अंदर ये क्या लगाई जाती है, कॉपर वायर की बनी हुई कॉइल। लगा दें इसको, इसके अंदर लगा देते हैं, ये कॉइल इसके अंदर लग गई है। अब हम इसे क्या करेंगे, घुमाएंगे। घुमाया तो आप देख रहे हैं ये कॉपर वायर की बनी हुई कॉइल किसके बीच में घूम रही है, मैग्नेट के बीच में घूम रही है। किसके बीच में मोशन कर रही है, मैग्नेट के बीच में मोशन कर रही है। और जब ये कॉइल मैग्नेट के बीच में मोशन करेगी तो यहाँ हमने आपको क्या सिखाया कि कोई वायर मैग्नेट के साथ मोशन करे या मैग्नेट वायर के साथ मोशन करे, कोई भी मोशन करे इस वायर के अंदर करंट बनेगा। तो ऐसे ही जब ये वायर की बनी हुई कॉइल, तांबे के तार की बनी हुई कॉइल इस चुंबक के बीच में घूम रही है, गति कर रही है, तब इस तांबे के तार के अंदर क्या बनेगा, करंट बनेगा। क्यों, माइकल फैराडे ने बोला था विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार इसके अंदर करंट बनेगा, तब ये डायनेमो हमें करंट बना करके देता है। और ऐसे ही डायनेमो नहीं, जनरेटर, आर्मेचर, सब की यही प्रोसेस होती है, सब इसी तरह से करंट आते हैं। किस पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की क्रिया के आधार पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा ही सब ऐसे ही करंट बना करके देते हैं हमें। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। ये तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात हो गई। तो इस यूनिट 4 के अंदर हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे के नियम की करंट कैसे बनती है, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर निर्भर जो जो यंत्र होते हैं जैसे कि डायनेमो, मोटर, है ना, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे, आगे लिखा हुआ प्रत्यावर्ती धारा। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा को। प्रत्यावर्ती धारा को इंग्लिश में शॉर्ट में एसी करंट बोलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को इंग्लिश में शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसी करंट। एसी करंट फुल फॉर्म क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिव करंट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, और हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा। तो अब बात सोचने वाली ये है कि हम इसे प्रत्यावर्ती धारा बोल रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, बस थोड़ा सा इंट्रो के तौर पे बताना है। तो आप देखेंगे हमारे आसपास दो प्रकार की धाराएं होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं धाराएं, दो प्रकार की, कल भी बताया था हमने। एक होती है दिष्ट धारा जिसको डीसी करंट बोलते हैं, नाम आप लोगों ने सुना होगा, और एक होती है प्रत्यावर्ती धारा जिसको अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। एक होती है दिष्ट धारा और एक होती है प्रत्यावर्ती धारा। इसको इंग्लिश में डीसी करंट बोलते हैं और इसको इंग्लिश में एसी करंट बोलते हैं शॉर्ट में। डीसी और एसी नाम तो सुना होगा। इसको इंग्लिश में डीसी करंट बोलते हैं और इसको इंग्लिश में एसी करंट बोलते हैं। दोनों कहाँ पाई जाती हैं, दोनों के क्या उपयोग हैं, वही थोड़ा सा अपन लोग बेसिक में सीखना है, बाद बाकी तो सब सही है, सिस्टम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में बहुत। तो आप देखेंगे डीसी करंट यानी कि दिष्ट धारा, एसी करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। तो आप इसमें देखेंगे डीसी करंट सबसे पहले मिलती कहाँ है, एक बार उससे मिलना है। तो डीसी करंट कहाँ मिलती है, कल हमने बताया था
दुनिया के जितने भी सेल, बैटरी, इन्वर्टर सिस्टम जितने भी हैं सबके अंदर डीसी करंट ही होती है। चाहे वो 5 रुपए वाला सेल हो घड़ी का, चाहे वो रेडियो का सेल हो, चाहे वो टॉर्च का सेल हो, चाहे वो इन्वर्टर की बैटरी हो, चाहे वो ट्रक की बैटरी हो, चाहे वो चार्ज वाली फोन की बैटरी हो, फोन की बैटरी होती है, कोई भी सेल बैटरी हो, सबके अंदर डीसी करंट होता है। एसी करंट कहाँ होता है फिर? एसी करंट जो हमारे घर पे सप्लाई आ रही है वो एसी करंट होता है। हमारे घर पे सप्लाई आ रही है 250 वोल्ट की, भी हमने बताया था ट्रांसफार्मर से सप्लाई आती है हमारे घर पे, वो होता है एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट। और ये डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट, इसमें ट्रांसफार्मर नहीं लगता है, डायरेक्ट आता है। इन दोनों में अंतर क्या है? तो इन दोनों में अंतर ये है कि डीसी करंट डायरेक्ट चलता है, अगर चलेगा तो ऊपर ऊपर चलेगा और चलेगा तो फिर नीचे नीचे चलेगा। ऊपर ऊपर मतलब प्लस का होता है और नीचे नीचे मतलब माइनस का होता है। और एसी करंट में प्रत्यावर्ती धारा में क्या है जो हमारे घर पे आती है, उसमें ये होता है, आप देखेंगे कि ये इस तरह से चलता है, अल्टरनेटिव तरीके से, ऐसे एक बार प्लस में फिर एक बार माइनस में, फिर एक बार प्लस में फिर एक बार माइनस में, फिर प्लस में फिर माइनस में, अल्टरनेटिव तरीके से चलता है। तो आप देखेंगे ये होता है एसी करंट और ये होता है डीसी करंट। ये बदलता नहीं है टाइम के साथ, ये बिल्कुल एक जैसा चलता है। और ये वाला प्रतिवर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट ये टाइम के साथ बदलता है, कभी प्लस में तो कभी माइनस में, पहले प्लस में फिर माइनस में, फिर प्लस में फिर माइनस में, टाइम के साथ बदलता रहता है। इसे हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो अब हम इस यूनिट 4 में कुछ 2 क्वेश्चन लिख लें, एक वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है और दूसरा क्वेश्चन प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। और फिर उसके बाद केवल हमें लास्ट पढ़ना है यूनिट 5 का छोटा सा इंट्रो, बस उसके बाद बात अपनी खत्म हो जाएगी, क्योंकि लगभग 50% फिजिक्स का इंट्रो हो जाएगा 5 यूनिट का। बची हुई 5 यूनिट का इंट्रो कब मिलेगा? जब इतना सिलेबस अपन पूरा कंप्लीट कर लेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद फिर आधे पार्ट का इंट्रो मिलेगा और आधा पार्ट फिर होगा, है ना। 2 पार्ट में पढ़ेंगे अपन फिजिक्स को, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखें सब बच्चों को वॉइस क्लियर, हमारी आवाज आप लोगों को आना चाहिए, आप लोगों की नहीं आ रही है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आज हम देख लेंगे इसमें क्या समस्या है। सब लोग क्वेश्चन लिखें। यूनिट 5 में आप देखेंगे, कल हमने यूनिट 5 का नाम आपको बताया था। यूनिट 5 का नाम है वैद्युत चुंबकीय तरंगें, है ना, वैद्युत चुंबकीय तरंगें, वैद्युत चुंबकीय तरंगें। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? कल हमने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हिंदी में वैद्युत चुंबकीय तरंगें, इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। शॉर्ट में हमने इनका नाम क्या बताया था? बहुत ही इंटरेस्टिंग नेम था इनका, EMW, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इनको? EMW। और वैसे इनका नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वैद्युत चुंबकीय तरंगें। तो हम देखें सबसे पहले कि आखिर ये वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती क्या हैं। तो आप देखेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, इसका जवाब, इस क्वेश्चन का जवाब इसके क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। इसका आंसर कैसे? नाम देखिए, वैद्युत चुंबकीय तरंगें, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ऐसी तरंगें जिसके अंदर विद्युत भी हो और चुंबक भी हो। कौन सी तरंगें? एक ऐसी तरंगें जिन तरंगों के अंदर विद्युत भी हो और चुंबक भी हो। जो तरंगें विद्युत से भी मिलकर बनी हो और चुंबक से भी मिलकर बनी हो, उन तरंगों को हम कौन सी तरंगें कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। और वैसे आप देखते हैं कोई भी तरंग, लगभग सभी तरंगें इस तरह चलती हैं, लगभग सभी तरंगें। 11वीं क्लास में तरंग वाला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस तरह से लगभग सभी तरंगें चलती हैं।
लेकिन अभी हमने एसी का भी ऐसे तरंग सिंबल बना के दिखाया था, एसी करंट का सिखाया था ना, सब तरंगें इस तरह से चलती हैं। लेकिन वैद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इस तरह से नहीं चलती हैं। तो फिर कैसे चलती हैं? ये डबल चलती हैं। डबल कैसे? ऐसे देखना, एक तरंग चल रही है ऐसे, जैसे सभी चलती हैं वैसे एक तरंग चल रही है, और दूसरी इसके साथ चलेगी लेकिन इसके अपोजिट, ऐसे। वैद्युत चुंबकीय तरंगें ऐसे चलती हैं, और जो नॉर्मल तरंगें होती हैं वो ऐसे चलती हैं। अब बात ये कि ये ऐसे क्यों चल रही हैं और ये ऐसे क्यों चल रही हैं, तो इसके पीछे वजह क्या है कि ये तरंग एक तरंग है, लेकिन मिलकर तो दो भागों से बनी है। कौन कौन सा? एक वैद्युत भाग और एक चुंबकीय भाग। तो तरंग पूरी एक है, लेकिन इसमें दो पार्ट होंगे, एक वैद्युत इलेक्ट्रिक पार्ट और एक चुंबकीय पार्ट। तो इसमें एक ऊपर वाला हिस्सा होता है विद्युत का, और नीचे वाला हिस्सा होता है चुंबक का। और हमें क्या बनाना है? वैद्युत चुंबकीय तरंगें। तो वैद्युत और चुंबकीय दोनों मिलकर के एक साथ चलती हैं, तब इस पूरी तरंग को हम क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंग। वैद्युत चुंबकीय तरंग। तो अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी? वैद्युत चुंबकीय तरंग की परिभाषा, तो इसकी परिभाषा बनेगी, वे तरंगें जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से मिलकर बनी हो, ऐसी तरंगों को हम वैद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। क्या कहेंगे? वे तरंगें जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से मिलकर बनी हो, ऐसी तरंगों को वैद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। कौन कौन होती हैं ऐसी तरंगें? तो हमने आप लोगों को कल एग्जांपल बताया था, टेलीविजन की तरंग, मोबाइल फोन की तरंग, और आपका रेडियो एफएम की तरंग, वॉकी टॉकी की तरंग, जितनी तरंगें होती हैं ये सब वैद्युत चुंबकीय तरंगें ही हैं, और इनका हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा यूज रहता है।